अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। आज की क्लास के अंदर हम यूनिट नंबर 12 की बात करने लगे हैं। जो चैप्टर का नाम है हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। 9 क्लास की मैथमेटिक्स है। जो कोर्स है वो 2025-26 का सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बेस करता हुआ है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की अगर मैंने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इस चैप्टर के अंदर हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग को जो है ना वो समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग होता क्या है। अगर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं कि हमने संभालना है किसी चीज़ को, किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ को संभालना है, ठीक है, डील करना है, उसको टैकल करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ये सारी चीज़ें हैंडलिंग के मीनिंग में आती हैं, ठीक है। टू डील और टू टैकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। किस चीज़ को डील करना है, किस चीज़ को टैकल करना है, किस चीज़ को एनालाइज करना है, वो हमने इन्फॉर्मेशन को करना होता है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? अच्छा, इन्फॉर्मेशन को समझने से पहले, ठीक है, मैं चीज़ों को थोड़ा सा प्रिसाइज वे में समझाता हूँ आपको। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ना एक दो क्वेश्चंस लिखे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपने इन दो क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन पर्टिकुलर स्कूल, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द हाउ मेनी पेशेंट्स विजिटेड इन अ हॉस्पिटल विद इन अ वीक। अच्छा, इन दोनों सवालों का जवाब आपके माइंड में तो होगा, यानी कि आप स्कूल के अंदर विजिट करते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि हर क्लास के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं, या फिर एक हॉस्पिटल के अंदर जो है ना वो कितने पेशेंट्स ने जो है ना वो विजिट किया, वो हम मालूम हो जाता है। अच्छा, इनके सवालों के जवाब देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू नो दैट टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड अ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। यानी कि इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें क्या चाहिए? एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, अब क्वांटिटेटिव कहते हैं कि जो कि हमारे पास ऐसी चीज़ें ऑब्टेन होती हैं क्वांटिटेटिव जो कि काउंटिंग से मिलती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी एक स्कूल के अंदर गए, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर उसके आपने स्टूडेंट्स को देखना है, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनको आप काउंट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 अप टू सो लेट्स सपोज आपने काउंट किए तो आपके पास आ गया 30 स्टूडेंट्स आ गए। सेम इसी तरह से एक और क्लास के अंदर गए तो उनको भी आपने काउंट किया तो वो हमारे पास 40 स्टूडेंट्स आ गए। सेम इसी तरह से किसी और क्लास में गए, उसमें 50 आ गए। एक और क्लास में गए, उसमें 10 स्टूडेंट्स गिवन थे। सेम इसी तरह से इसका सवाल, इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है कि हाउ मेनी पेशेंट्स विजिटेड इन अ हॉस्पिटल विद इन अ वीक। यू हैव टू क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड इन अ वीक। हो सकता है कि हमारे पास 100 पेशेंट्स एक वीक में आ रहे होंगे, या किसी हॉस्पिटल में ऐसा भी हो सकता है कि 200 पेशेंट्स आ जाएँ या 400 पेशेंट्स विजिट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर माइंड में रख लें, जब मैं यहाँ पर आपको सिंगल वैल्यू अगर मिल गई ना, इफ़ इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट सिंपल नंबर्स, अगर ये आपके पास सिर्फ नंबर्स ही लिखे हुए मिल जाएँ आपको, यानी कि मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है। अच्छा, इस चीज़ को कभी भी हम डाटा नहीं बोल सकते, ठीक है। ये कभी भी हमारे पास डाटा नहीं हो सकता, ठीक है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड सिंगल नंबर, सिंपल नंबर अगर लिखा हुआ ना 50 85 96, जैसे 45 10 15 16 है, अब नॉट डाटा। बट इफ वी से दैट, अगर मैं ये बात कर दूँ ना कि ये जो बेसिकली हमारे पास डाटा है, ये कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर। जब ये चीज़ मेंशन कर दी जाएगी कि इस ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं इन डिफरेंट क्लासेस, देन वी से दैट, फिर हम इस काउंटिंग को, इन नंबर्स को क्या कह सकते हैं? डाटा कह सकते हैं। अगर सिंपल कोई काउंटिंग लिखी हुई है, इट कैन नॉट बी काउंटेड एज ए डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ, सिंपल काउंटिंग, सिंपल सिंपल नंबर्स कांट बी डाटा। डाटा के लिए सिंपल नंबर्स लाइक 80 85 86 कैन नॉट बी, कांट बी डाटा। ये डाटा नहीं हो सकता, ठीक है। कब तक नहीं हो सकता? जब हम ये बात कर देंगे, ठीक है, इन अबव डाटा, इसी डाटा के बारे में मैं ये बात कह दूं कि ये जो डाटा है, ये मेरे पास मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ डिफरेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस। तो फिर ये डाटा, फिर ये नंबर्स जो है ना हमारे पास क्या कराएंगे? कैन बी काउंटेड एज ए डाटा, स्टूडेंट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। तो एक बात यहाँ से आपको ये पता चल रही होती है कि व्हाट इज डाटा, डाटा क्या होता है, ठीक है। डाटा हमारे पास नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, स्टूडेंट्स के मार्क्स के बारे में हो सकता है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के एनालाइज करने के बारे में हो सकता है। क्लियर होगी? अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ से आगे अगर थोड़ी सी बात मैं लेके चलूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। अच्छा, इसके बाद बात ये है कि इन्फॉर्मेशन की बात हम करते हैं कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारे पास इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग था, ठीक है। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? अच्छा, इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ ना, इन्फॉर्मेशन क्या है? टू रिप्रेजेंट, नो अबाउट समथिंग, ठीक है, टू नो अबाउट समथिंग, टू नो किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर पता है, टू नो अबाउट समथिंग, उसको हम कहेंगे, उस चीज़ के बारे में हमारे पास वो क्या कहलाएगी? वो एक इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। टू नो अबाउट समथिंग इज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये किसी भी चीज़ के बारे में हमें पता है तो वो इन्फॉर्मेशन है। बट उसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम एक मैनेजेबल वे के अंदर रिप्रेजेंट कर दें, ताकि उससे कोई कंक्लूजन ड्रॉ की जा सके,
कुछ हम बात बता सकें कि यार ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, ये इस चीज़ के बारे में हैं, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसी इन्फॉर्मेशन को अगर मैंने मैनेजेबल वे के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है? मैनेजेबल मैनेजेबल वे में रिप्रेजेंट कर दिया, मैनेजेबल वे में रिप्रेजेंट अगर कर दिया, टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, टू ड्रॉ ए कंक्लूजन, तो फिर मेरे पास ये क्या कहलाएगा, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन ही को तो हमने मैनेजेबल वे में रिप्रेजेंट किया ताकि उसकी कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, तो उस चीज़ को कहा जाता है हमारे पास इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग, ठीक है? ये हमारे पास चैप्टर का नाम था। अच्छा, देखते हैं कि हमारे पास ये सारी बातें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, तो इस चैप्टर के फर्स्ट पेज के अंदर बातें हैं क्या? देखो बेटे, तो फर्स्ट पेज के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर उसने ये बात की है कि वही बात मैं आपको बता चुका कि बिफोर नोइंग अबाउट इन्फॉर्मेशन लेट अस थिंक हाउ कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन ईच क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, हाउ मेनी पेशेंट्स विजिटेड इन अ स्कूल विद इन अ पर्टिकुलर वीक, टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड हैव अ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द काउंटिंग। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं और ये बात भी अपने माइंड में रखनी है, वो भी मैं बता चुका। इट शुड बी केप्ट इन माइंड that simple numbers like 85, 96, 70, 80, 73, 70, 65, 83, 89, 75 are not a data. But if we say that these numbers show that indicates the marks of the students of different classes, then above figure are considered as a data, and जो कि precise meaning आपको देता है, and know about something is known as information, और उसी चीज़ को information को represent कर दें in a manageable way में ताकि कोई useful conclusion draw की जा सके, उसको कहा जाता है information handling। तो यहाँ से अच्छा, इसके बाद अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ कि वो क्या है इंफॉर्मेशन की हैंडलिंग की, सो द collection of meaningful so the collection of meaningful information in the form of facts and numerical figure is known as डाटा, यानी कि हमारे पास कलेक्शन जो है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन रखती है, जाके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में हो, तो उसको क्या कहा जाता है, डाटा कहा जा सकता है। देखिए ना यहाँ पर ये जो मैंने ये सिंपल बात की थी, सिंपल नंबर्स थे मेरे पास, यानी कि 85 था, 86 था, ठीक है, ठीक है, ये सिंपल अकाउंटिंग थी, लेकिन इसको मैं डाटा नहीं बोल रहा था। लेकिन जब मैं ये कह रहा था कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे फिर मैं कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, चीज़ों की फैक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल फिगर्स मिल रहे हैं, तो ये फिर हमारे पास फिर डाटा कहलाएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल फिगर्स जो है वो obtain होती हैं हर फील्ड से, ठीक है। हम मैथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स में ये करते हैं क्लास के अंदर, पेयर ऑफ शूज़ को जो है ना शॉपकीपर जो है ना वो मंथ के अंदर सोल्ड आउट कर रहा है, तो ये भी हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास न्यूमेरिकल एक फिगर मिल रहा होता है। और डाटा जो है वो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्सेज, यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिस रिकॉर्ड से मिल जाए, पब्लिश पेपर से मिल जाए, और सम कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो ये बात ही हमारे पास। अच्छा, डाटा को जो है ना हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। डाटा की हमने दो टाइप्स बनाई हैं, तो उनको बारी बारी हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग तो हो गया। इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग इज द प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। अच्छा, डाटा को फर्दर हमने टू कैटेगराइज के अंदर डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज नोन एज डिस्क्रीट डाटा एंड द सेकंड वन इज नोन एज ए कंटिन्यूस डाटा। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा को जो है ना वो हम इसको जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल सी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, हो इंशाल्लाह जो है ना इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल जो है ना इसके बाद आपको जो है ना वो किसी कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट डाटा के बारे में जो है ना वो भूलेगा। तो 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, पहली बात ये है कि डिस्क्रीट के लिए, ठीक है, इसको मैं कॉलम वाइज़ आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। डिफरेंस भी हम इसके साथ-साथ देखते जाएँगे, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए बात ये है, ठीक है, और दूसरा डाटा मेरे पास है वो है कंटिन्यूस डाटा और डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा। अच्छा, डिस्क्रीट के लिए बात सिंपल है, पहले हम डिस्क्रीट की बात करते हैं। इट कैन बी, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है डाटा है तो वो स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? आपकी बुक में लिखा है उसने कहा कि डिस्क्रीट डाटा इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। लाइक अब स्पेसिफिक वैल्यू का क्या मतलब है, यानी कि सम स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब होता है कि सेपरेट वैल्यू होंगी डिस्क्रीट के अंदर, सेपरेट वैल्यू होंगी और उन वैल्यूज को हम काउंट भी कर सकते होंगे। अच्छा, इसके बाद जब हम एक बात तो मैंने यहाँ पर कर दी कि वो सम स्पेसिफिक वैल्यू को लेता है, ठीक है, और स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि वो सेपरेट वैल्यूज होंगी, ठीक है। स्पेसिफिक वैल्यूज का मतलब यहाँ पर क्या है, सेपरेट वैल्यूज होंगी। अच्छा, अगर वो सेपरेट वैल्यूज हैं तो उसके बाद इसका मतलब है कि दूसरी बात यहाँ से ये पता चलती है कि वो हमारे पास काउंटेबल भी हैं, ठीक है, उन वैल्यूज को हम काउंट भी कर सकते हैं। और अब इनको एक और बात याद रख लें कि इसके बारे में जब बात हम करेंगे ना डिस्क्रीट की, अगर वो काउंटेबल हैं तो डिस्क्रीट डाटा हमेशा याद रखें कि ये होल नंबर में ही होगा, ठीक है, होल नंबर्स में ही होता है और ये कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर या डेसिमल में कभी भी नहीं हो सकता डिस्क्रीट डाटा।
कांट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, और इन डेसिमल, फ्रैक्शन और डेसिमल में हमारे पास कांट इन फ्रैक्शन इन और इन डेसिमल, इसमें कभी भी नहीं हो सकता। तो कुछ इसकी मैं एग्जांपल्स की बात करूँ डिस्क्रीट के लिए। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि जब आप एक क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं, जाहिर सी बात है एक होल नंबर ही मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो हो सकता है कि वो 25 क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक क्लास के स्टूडेंट्स को काउंट किया और वो मेरे पास आ गया 25.2 या 23.2? तो ये तो पॉसिबल नहीं ना हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को अगर हमने काउंट करना है तो ये दे मस्ट बी ना होल नंबर्स। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक डिस्क्रीट डाटा की है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सेम इसी तरह से अगर और एग्जांपल की बात करूँ, नंबर ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स की बात करता हूँ इन अ शेल्फ, ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स की बात करूंगा तो वो भी मेरे पास कभी भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि 3/2 बुक्स इधर पड़ी हुई हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये एक होल नंबर ही होगा, नंबर ऑफ बुक्स इन शेल्फ, अलमारी के अंदर जो है वो नंबर बुक्स पड़ी हुई हैं, तो वो भी बेसिकली काउंटेबल हो सकती हैं, हो सकता है 26 हो सकता है 27 हो, ठीक है। इसी तरह से कोई ना कोई नंबर आपके पास मिल सकेगा। तो बात यहाँ पर ये है की पॉइंट, यानी कि पॉइंट जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ कि कंक्लूजन अगर मैं ड्रॉ करूँ डिस्क्रीट डाटा के लिए, तो डिस्क्रीट डाटा के लिए फिर मैं यहाँ से ये बात कह सकता हूँ कि डिस्क्रीट जो डाटा है ना, डिस्क्रीट डाटा कैन नॉट बी, डिस्क्रीट डाटा कैन नॉट बी डिवाइड, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक बात तो यहाँ पर ये होगी, ठीक है, ये इंक्लूजन की बात हमने कर ली। अच्छा, इसके बाद मैं देखता हूँ थोड़ी बात, मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया कि स्पेसिफिक वैल्यू होंगी, स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब क्या, सेपरेट सेपरेट वैल्यू होंगी। काउंटेबल होंगी, यानी कि उनको काउंटेबल का मतलब यहाँ पर मैं बताया कि वो हमेशा होल नंबर्स में आपके पास वैल्यूज होंगी, और ये कांट बी फ्रैक्शन इन डेसिबल होंगी, ठीक है। और एग्जांपल्स की बात की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो 25 हो सकते हैं इन अ क्लास के अंदर, या 26 हो सकते हैं, इट कैन नॉट बी 26.2 या 26.7, ठीक है। तो ये एक होल नंबर में आ जाएगा, और डिस्क्रीट डाटा को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। तो आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं उसमें से जो बात लिखी है उसने कहा इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, होल नंबर्स आर यूज्ड टू राइट डिस्क्रीट डाटा, ऑलरेडी बात हम कर चुके। नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर, ऑब्वियस ही बात है, नंबर ऑफ बुक्स अगर सोल्ड करेगा तो एक होल नंबर आएगा। नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ वीक, तो ये बात है कि एक होल नंबर ही आएगा। ये दीज डाटा ऑब्टेन बाय काउंटिंग, यानी कि ये जितने भी डाटा हैं जो काउंटिंग से आपको मिलते हैं ना, अच्छा ये हैं काउंटेबल की, चलो हमने बात कर ली है, काउंटिंग से मिलते हैं वो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस डाटा की, ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि कंटिन्यूस डाटा जो है ना वो क्या होता है। अच्छा, कंटिन्यूस डाटा की पहला पॉइंट जो कंटिन्यूस डाटा के लिए ये है, ये जो डाटा होता है ना, ये हमारे पास विद इन अ रेंज होता है, ठीक है, यानी कि उसमें स्पेसिफिक वैल्यू की बात की थी, डाटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, यानी कि ऐसा डाटा जो किसी भी वैल्यू को ले सकता है अपनी रेंज के अंदर आने वाली, ठीक है, विद इन अ रेंज, एक रेंज के अंदर आने वाली वैल्यू कोई भी ले सकता है, ठीक है। एक बात तो यहाँ पर ये होगी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि उसके लिए मैंने कहा था कि वो काउंटेबल होगा, ये काउंटेबल नहीं होता, ठीक है, इट इज अ मैयरेबल। अच्छा, मैयरेबल में और काउंटेबल के अंदर बात बड़ी डिफरेंस है, इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। अच्छा, जब मैयरेबल की बात हम करते हैं ना, तो मैयरेबल चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली हमारे पास फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं और इन डेसिमल्स में भी हो सकती हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं और इन डेसिमल भी हो सकती है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर, अच्छा इसके लिए टूल्स क्या हैं कि मैयरेबल का मतलब और काउंटेबल का मतलब क्या, काउंटेबल के लिए तो आप होल नंबर की बात करते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ, लेट्स सपोज उसमें हमने बात की थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की और नंबर ऑफ बुक्स की बात की ना शेल्फ। इसमें अगर मैं एग्जांपल के यहाँ से बात करूँ ना कंटिन्यूस के लिए, तीसरे पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगा, ठीक है, जो कि एग्जांपल से रिलेटेड है। एग्जांपल के अंदर हम बात करते हैं तो उसमें ये पहली एग्जांपल जो है, मैं कह सकता हूँ, लेट्स सपोज कि आपने हाइट को काउंट करना है, कैलकुलेट करना है हाइट को, स्टूडेंट्स की जो है वो हाइट को जना बताना है। क्या हाइट काउंट की जाती है? अच्छा, काउंट में तो हम नंबर्स की बात करते हैं, जब मेजरेबल की बात करेंगे ना, उसके जो टूल्स होते हैं वो स्केल भी हो सकता है, वो आपके पास मेजरिंग टेप भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं। लेट्स सपोज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमारे पास होल नंबर में, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करो तो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स तो कुछ यूँ भी तो हो सकती है, ठीक है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ये होगी, लेट्स सपोज के किसी की स्टूडेंट्स की हाइट आ गई 152.4 सेंटीमीटर आ गई है, पॉसिबल है। इसी तरह से किसी का वेट अगर आपने मेजर किया है तो पॉसिबिलिटी है कि वेट जो है वो आपके पास आ जाए, काउंट करने पर जो है ना वो 65.8 kg आ रहा है, ठीक है, मैथ्स जो आ रहा है।
इसी तरह से आपके पास देखें ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है या वेट है, ये हमारे पास डेसिमल में भी आ सकती हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकती हैं, और इनको आप काउंट नहीं करते होते, हमेशा मेजर करते होते हैं। हाइट को मेजर करने के लिए हम हमने ये नहीं कहा कि भाई जब हम कहते हैं कि यार इसकी हाइट क्या है, तो हम ये नहीं कहते इसकी हाइट काउंट करो भाई, काउंट नहीं करते होते, इसकी हाइट को मेजर किया जाता है, और मेजर करने के लिए हम टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक मीटर रूल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से वेट को मेजर करने के लिए हम जो है वो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे होते हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारे पास हो सकता है 36.7 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मेरे पास चूँकि मैंने मेजर किया है, काउंट नहीं किया मैंने, ठीक है। काउंट करना और चीज़ है और मेजर करना और चीज़ है, तो ये बात आपको यहाँ से समझ आ जाती है कि काउंट क्या है। और कंटिन्यूस डाटा टेक इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यू, यानी कि डिस्क्रीट के अंदर मैंने ये बात की थी कि ये इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसकी कंक्लूजन अगर मैं करूँगा ना, तो कंटिन्यूस डाटा होता है ना, इट कैन टेक इन्फिनिट वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज। वो जो गिवन रेंज होगी हमारे पास, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं वो उसको कंसिडर कर सकता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ये बात तो हमारे पास होगी। अच्छा, उसके बाद इसकी हम बुक से देखते हैं, बुक में उसने क्या क्या बातें लिखी हैं। तो बुक में वो ये कहता है कि हमारे पास ठीक है, कंटिन्यूस डाटा इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू विद इन अ गिवन इंटरवल, और डेसिमल्स नंबर्स को यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस डाटा को लिखने के लिए। और द डाटा ऑब्टेन्ड बाय द मेजरिंग, देखा ना मेजरिंग की बात आ गई, वही मैं आपको बात समझा रहा था। जैसे कि द मैथ्स ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर आया, तो उसको हमने मेजर किया, 28.5 केजी है, 26.5 केजी है, 27.5 केजी ETC। ये सारी बातें हमारे पास इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब डाटा को मजीद अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कैटेगराइज किया गया है ग्रुप डाटा के अंदर और अनग्रुप डाटा के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के बारे में क्या चीज़ें हैं, तो ये भी आपने बड़े अच्छे से समझना है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ग्रुप डाटा में और अनग्रुप डाटा में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, ये अक्सर मैंने सुना है, मैंने टीचर्स के मुंह से भी सुना होता है, अक्सर टीचर्स ये बोल रहे होते हैं कि ऐसा डाटा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास डाटा की फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, लेकिन फिर भी उसको हम अनग्रुप डाटा बोल रहे होते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करता हूँ मैं, ठीक है, ग्रुप डाटा को और अनग्रुप डाटा को, इसको हम जरा क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो हम बात करते हैं कि ग्रुप डाटा की, अनग्रुप डाटा की बात करते हैं। तो अनग्रुप और ग्रुप डाटा, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से डिस्कस करेंगे बुक से। तो चलिए देखें, अब इसको हम ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को जो है ना, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसको भी बड़े क्लियरली समझिएगा, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ वो अनग्रुप डाटा के लिए क्या है, यानी कि उसको हम डिफाइन करेंगे कि अनग्रुप डाटा होता क्या है। अच्छा, अनग्रुप डाटा का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो ऑर्गेनाइज्ड डाटा नहीं है, ठीक है। अनग्रुप यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड डाटा, ठीक है, ये ऐसा डाटा होगा, ठीक है, रेफर्स टू रॉ डाटा। रॉ डाटा का मीनिंग ही ये लिया जाता है कि हमारे पास वो अनऑर्गेनाइज्ड है, दैट हैज़ नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि थोड़ा मजीद अगर मैं इसकी वर्डिंग में जाऊँ, रॉ डाटा का मतलब ये है कि दैट हैज़ नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड किस में ना हो, दैट हैज़ बीन नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, यानी कि वो ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज ना हो, ग्रुप्स में ना हो, या फिर क्लासेस के अंदर जो है ना वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ना हो। यानी कि इसमें हमारे पास फिर डाटा ग्रुप में नहीं है और क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये बात होगी कि इट इज़ लिस्टेड इंडिविजुअली, यानी कि ये कुछ यूँ होगा। दूसरा पॉइंट अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, इसको ये कहा जा सकता है कि इट इज़ लिस्टेड इंडिविजुअली, यानी कि इंडिविजुअली का मतलब होता है कि वो अकेला अकेला लिखा होगा, ठीक है। जिस तरह से आपने उसको कलेक्ट किया, ठीक है, उसी तरह से आपने जो है वो लिख दिया, यानी कि एग्जैक्टली हाउ इट इज़ कलेक्टेड, जैसे वो कलेक्ट हुआ उसी तरह से अगर आपने उसको लिस्ट कर दिया, तो वो डाटा जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड नहीं है इनटू ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। तो यहाँ से एक बात, अच्छा, इसमें मैं एक एग्जांपल को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ ज़रा, ठीक है, और इसमें आपको थोड़ी सी और चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं लेट्स सपोज कि मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, उसमें मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स का एक डाटा है जो कि एक टेस्ट के अंदर एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट आया। तो 45 एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया, मार्क्स उसके आए हैं। दूसरे स्टूडेंट्स का मैं कह देता हूँ कि वो मेरे पास 67 आया। तीसरा स्टूडेंट जो है उसका रिजल्ट भी मेरे पास क्या आया, 67 आया। और फोर्थ स्टूडेंट जो है वो हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया 59। देन हमारे पास एक स्टूडेंट ऐसा ले लेते हैं जिसका 73 है, 45 है, 88 है, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हैं, तो मैं 10 वैल्यूज यहाँ पर एक कंसीडर कर रहा हूँ, 90 है और 45 है। अब देखो ये जो डाटा है, क्या ये किसी ग्रुप के अंदर या क्लासेस के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है? तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना यहाँ पर मैं और एक बात यहाँ से और क्लियर करने लगा,
जो अनग्रुप डाटा है यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी कि समटाइम ये कहा जाता है कि जो अनग्रुप डाटा होता है वो तो फ्रीक्वेंसी टेबल में नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटे, याद रख लें, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, यानी कि यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करने लगाऊं कि यू कैन ऑल्सो, यू कैन, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग, यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस, ये जो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इन आ फ्रीक्वेंसी टेबल, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा सा अगर मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास क्या आ रही है कि 45 है, ठीक है। और उसको अगर मैं काउंट करूँ, यानी कि ये चूँकि मार्क्स है ना, तो यहाँ पर अगर मैं मार्क्स की बात कर लूँ और इसके आगे मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो कि सेम मार्क्स को गेन किए हुए हैं। लेट्स सपोज मैं 45 की बात करता हूँ, तो 45 में अगर मैं अपने डाटा के अंदर देखूँ ना तो 1, 2 एंड 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके हमारे पास जो मार्क्स आए हैं वो 45 हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। सेम उसी तरह से 59 की अगर मैं बात करूँ तो 59 में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 59 मार्क्स गेन किए गए हैं। इसी तरह से 67 की अगर मैं बात करूँ, इससे बड़ी वाली 67 आ रही है, 67 में भी 2 स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 हो जाएगी। उसके बाद 73 की अगर मैं बात करूँ तो वो जो है वो एक ही स्टूडेंट है। और लास्ट पर एक और बात कर लें, अगर उसमें 88 में और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसके 90 भी आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये सारा का सारा जो डाटा है ये स्टिल अनग्रुप है, क्योंकि इसमें इवन इसमें फ्रीक्वेंसीज भी शो हो गई हैं। दिस इज स्टिल कॉल्ड द अनग्रुप डाटा, दिस इज अनग्रुप डाटा। अब ये कैसे अनग्रुप है, थोड़ा सा इसको मैं, अनग्रुप्ड डाटा है। अब शुरू से मैं बात को दोबारा से दोहराता हूँ। मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या कहा था, अनग्रुप डाटा क्या होगा, रेफर्स टू अ रॉ डाटा दैट हैज नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रुप्स और क्लासेस, वो ग्रुप्स के अंदर नहीं पड़ा हुआ होगा, ठीक है। वो इंडिविजुअली जो है वो आपके पास लिस्ट होगा, जो कि जिस तरह से आपने उसको कलेक्ट किया हुआ है। अभी भी मैंने अगर इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया ना, ये अभी भी ग्रुप्स में नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने 45 से लेकर जो है ना वो 60 का ग्रुप बना दिया, अभी भी इंडिविजुअली इनलिस्ट हुआ है। 45 अलग से इनलिस्ट हुआ है, 59 अलग से इनलिस्ट हुआ है, 67 अलग से इनलिस्ट हुआ है, 73 अलग से है, 88 अलग से और 90 अलग से है। तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा ही होगा। थोड़ा सा मैं ग्रुप की तरफ चलता हूँ तो होपफुली अनग्रुप का भी वहाँ से थोड़ी बातें आपको मजीद क्लियर होंगी। तो पहली बात मैं ग्रुप के लिए बात करता हूँ, ग्रुप डाटा क्या होता है, व्हाट इज ग्रुप डाटा। जब यहाँ पर मैंने बात की कि ऐसा डाटा होता है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता, तो उसमें ज़ाहिर सी बात हम ये कहेंगे कि ऐसा डाटा होगा जो हमारे पास ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ से तो ये पता चल गया, रेफर्स टू ऑर्गेनाइज डाटा, रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड डाटा। उसमें कहा था अनऑर्गेनाइज होगा, ये हमारे पास ऑर्गेनाइज डाटा होगा। अच्छा, ऑर्गेनाइज किस में, उसमें कहा था ऑर्गेनाइज किस में नहीं होना चाहिए, ग्रुप्स में, क्लासेस के अंदर। तो इसमें हम कहेंगे वो ऑर्गेनाइज होगा इनटू एक ग्रुप्स और इनटू, और क्लासेस में कह दें या फिर इंटरवल्स में कह दें, और इनटू इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स के अंदर जो है ना वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो ये हमारे पास तो ग्रुप डाटा की जो है वो डेफिनेशन हो गई है। अच्छा, ये इससे, अच्छा इसके बाद एक बात इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ ना, ये एक लार्ज डाटा सेट्स को हैंडल करने के लिए बड़ा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस डाटा को जो है ना इस डिवाइडेड इनटू क्लासेस और इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है। अच्छा, इसका ना इसमें देखते हैं, बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ये लार्ज डाटा सेट को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लार्ज डाटा सेट को हैंडल करता है, वो स्मॉल के लिए होता है, ठीक है, जो अनग्रुप डाटा होता है। और तीसरा ही बात ये है कि ये हमारे पास इस डाटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रिप्रेजेंटेड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रिप्रेजेंटेड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स एंड, और दूसरी बात कि ये जो ग्रुप डाटा होता है ना, इसका हिस्टोग्राम भी बनाया जा सकता है। हिस्टोग्राम बेसिकली ग्राफ होता है, लेकिन अनग्रुप का हिस्टोग्राम नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल किस तरह से डाटा होगा, जैसे उसमें एक एग्जांपल की है ना, तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इस टॉपिक को जो है वो हम वाइंड अप करते हैं। तो एग्जांपल इसकी ये है कि यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनके मार्क्स आए हैं और उनको जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर मैंने जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो इससे आपके पास सबसे पहले मैंने कहा था कि इसके अंदर क्या होगा, इंटरवल्स होंगे, ठीक है, और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहला जो है हमारे पास ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। पहला ग्रुप ये बन गया कि 40 से लेकर लेट्स सपोज 49 तक का एक ग्रुप बना देते हैं,
अब 40 से लेकर 49 तक का ग्रुप बनाया, उसने कहा कि भाई 40 से लेकर 49 तक जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 40 से लेकर 49 तक आए वो कितने हैं, वो 5 हैं। इसी तरह से एक और ग्रुप बना देते हैं भाई, 50 से लेकर 59 तक का एक ग्रुप बनाया, उसने कहा भाई 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से 59 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। एक और ग्रुप बनाया 60 से 69 तक, उसका कह दिया कि भाई 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स हैं। एक और ग्रुप बना लें 70 से 79 तक, वो हमारे पास 10 हैं। 80 से 89 तक उसने कह दिया 6 हैं, और 90 से 99 तक उसने कह दिया 2 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का जो डाटा होता है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रुप डाटा कहलाता है। तो बात यहाँ पर याद रखने वाली यह है कि ये भी आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है, ये भी फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है, बट दिस इज स्टिल कॉल्ड अनग्रुप डाटा एंड दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप डाटा। तो यहाँ से डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, पता क्या चल रहा है? पता ये चल रहा है कि ग्रुप डाटा हमेशा इंटरवल्स की फॉर्म में होता है। देखें यहाँ पर ग्रुप्स बने हुए, एक इंटरवल बना हुआ है 40 से 49 तक का, लेकिन अनग्रुप के अंदर जो फ्रीक्वेंसी टेबल होता है उसमें इंडिविजुअल वैल्यूज लिखी होती है, इंडिविजुअल वैल्यू लिखी हुई है 45 49, लेकिन ग्रुप के अंदर हमेशा इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारे पास यहाँ पर ग्रुप डाटा की हो गई है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ग्रुप डाटा से रिलेटेड डिस्कशन। तो देखते हैं कि बुक के अंदर इसकी क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। होपफुली इतना तो नहीं होगा जितना मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहता है कि डाटा विच इज़ नॉट अरेंज इनटू सिस्टमैटिक ऑर्डर, जो सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं होगा। सिस्टमैटिक ऑर्डर का क्या मतलब है, यानी कि ग्रुप्स और क्लासेस के अंदर अरेंज नहीं होगा, वो अनग्रुप डाटा होगा। तो ये बात मैंने बताई तो है, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी डिटेल में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग करवा दी है। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन अ मंथ इज गिवन बिलो। एक मंथ के अंदर उसने कहा कि एक शॉपकीपर ने नंबर ऑफ टॉयज को जो है वो सोल्ड किया, तो ये वैल्यूज आई हैं। क्या ये ग्रुप डाटा? बिल्कुल नहीं है, ये रेंज तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास दिस इज डाटा इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। और अनग्रुप डाटा को हमेशा हम रॉ डाटा भी कहते हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज डाटा कहलाता है। अगर इसी डाटा को मैं अरेंज कर दूँ, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर दूँ, डिफरेंट क्लासेस के अंदर अरेंज कर दूँ, और उसने इसको अरेंज किया है। अरेंज कैसे किया? उसने क्लासेस बना ली, ग्रुप बना लिए, 5 से लेकर 9 तक का ग्रुप बना दिया उसने, 10 से लेकर 14 तक का ग्रुप बना दिया, 15 से 19 तक का ग्रुप बना दिया, 20 से 24 का ग्रुप बनाया, 25 से 29 तक का, 30 से 34 तक। ये देखो आप ग्रुप बन चुके हैं। 5 से लेकर 9 तक का ग्रुप बनाया, उसने कहा कि एक 5 से लेकर 9 तक जो हमारे पास टॉयज़ हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज़ जो सोल्ड किए गए हैं, जो 5 से लेकर 9 तक हैं, वो कितने हैं? वो 2 ही हैं। ठीक है, इसी तरह से 10 से लेकर 14 तक जो हमारे पास उसने टॉयज़ को सोल्ड आउट किया है, वो भी 2 हैं। 15 से 19 तक की बात करें तो वो 10 टॉयज़ हैं। 20 से 24 तक जो टॉयज़ उसने सोल्ड आउट किए हैं, ठीक है, वो 14 ऐसे टॉय हैं जो 20 से 24 तक सोल्ड हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास है। जब ग्रुप के अंदर हमारे पास बात आ जाती है, ठीक है, क्लासेस के अंदर इंटरवल्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, अरेंज कर लिया जाता है, तो हमारे पास ग्रुप डाटा कहलाता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें कवर हुई हैं, तभी हम इसकी थ्योरेटिकल चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। तो आज के लेक्चर को बेटे यहीं तक फिर हम बात वाइंड अप करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा इसमें एक और बात भी देख लें। जब आप ग्रुप डाटा की बात करते हैं ना, तो ग्रुप डाटा के अंदर ये जब ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, ठीक है, इंटरवल्स बना लिए जाते हैं, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है ना, हमेशा ये हमारे पास ग्रुप की जो होती है लिमिट कहलाती है। लेकिन कौन सी? आपके पास लोअर लिमिट, ये जितनी भी हैं, 5 है, 10 है, 15 है, ये सारी की सारी लोअर लिमिट्स कहलाएंगी। ठीक है, हर ग्रुप की। और ये जो 9 वाली चीज़ें हैं, 14 है, 19 है, 24 है, ये ग्रुप की अपर लिमिट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये अपर लिमिट्स कहलाती हैं। ये बात भी इसने मेंशन की हुई थी, तो ये बात भी मैंने आपको यहाँ से बता दी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसको फर्दर आगे हम बात चलेंगे। ठीक है, तो आज ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।